वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका ज्ञानशाला में। लिटरेचर की जो प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उनमें हमने एक 6 नंबर का टॉपिक सोची, एक 6 नंबर हमने कवर कर लिए थे मात्र 1-2 दिन में। कितना बढ़िया टॉपिक कर लिया था, लिटरेरी टर्म्स। नाउ कमिंग टू योर बुक प्रूडेंस। प्रूडेंस की बात करते हैं आपकी बुक की। तो प्रूडेंस जब हम पढ़ने वाले हैं तो हमें ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि प्रूडेंस बुक में जो एक लिटरेचर की बुक है, सभी चीज़ों का समावेशन यानी कंबाइंड कंपाइल सभी जेनरास को किया गया है। लिटरेचर की जेनरास क्या होते हैं, मतलब लिटरेचर कितने टाइप से लिखा जाता है वो होती है उसकी जेनरास, प्रकार। ठीक है, हिंदी में भी ये सेम ही रहती है, इंग्लिश में भी होती है, बाकी इन जेनरास में और फिर टुकड़े निकलते जाते हैं। तो आज हमें पढ़ना है ब्रोकन इमेजेस, जो इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। ये गिरीश कर्नाड ने लिखा है और क्लास मेरे द्वारा प्रेजेंट की जा रही है। तो चलिए बात करते हैं लिटरेचर की जॉनरास की और ब्रोकन इमेजेस की। तो ब्रोकन इमेजेस मैंने बताया एक ड्रामा है। ड्रामा मतलब जो स्टेज पे प्ले किए जाते हैं वो ड्रामा होता है। वैसे लिटरेचर की जनरा होती है फिक्शन। फिक्शन यानी जो मन से लिखी जाती है, इमेजिनेशन का यूज़ होता है, जैसे स्टोरी और नॉवल। नॉन फिक्शन ऐसे होती है जिनमें इमेजिनेशन का यूज़ नहीं होता, अपने इंट्यूशन यानी अपनी नॉलेज का यूज़ करके, फैक्ट्स का यूज़ करके कोई आर्ग्यूमेंट रखा जाता है या कोई बात समझाई जाती है, जैसे ऐसे और या फिर मेमोयर्स हो गए, यानी जो यादगार चीज़ें लिखी जाती है, मतलब यात्रा का स्मरण, ट्रेवलॉग्स होते हैं और कुछ हो गए। जो फिक्शन नहीं होते, इसमें रियलिटी होती है या फिर फैक्ट होते हैं। फिर पोइट्री होगी, जो पोएम्स आप पढ़ते हैं। और लास्ट आया हमारा ड्रामा, जो ड्रामा आज हम करने जा रहे हैं। ड्रामा का मीन्स क्या हुआ, तो ये देखिए ड्रामा का मीन्स। ड्रामा इज़ अ स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन। कि फिक्शन यानी एक तरह का क्या कह सकते हैं आप, मनगढ़ंत। जो मनगढ़ंत होता है फिक्शन का मतलब, यानी जो मन से आप बनाते हैं, इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं, फिक्शन है। पर ये फिक्शन सिर्फ नॉर्मल फिक्शन में क्यों नहीं आता, क्योंकि इसको परफॉर्म किया जाता है। ये पढ़े जाने के लिए नहीं, ये समझा तब बढ़िया जाता है जब इसको एक्टर्स अपनी जान लगा के, अपनी स्किल्स लगा के, अपनी एक्टिंग स्किल से अलाइव बनाते हैं। ड्रामा में आप देख सकते हैं क्या होता है कि ड्रामा में सीन सेटअप होता है कि भाई पर्दा गिरता है, ये स्टेज है, ये लगा हुआ है, और फिर साथ में डायलॉग्स होते हैं। तो जब डायलॉग्स एज ए रीडर आप पढ़ते हैं तो आपको ये ध्यान रखना, जब भी ये ड्रामा भी पढ़ेंगे आपको उस कैरेक्टर में एंट्री करनी होगी, आपको खुद को वो कैरेक्टर समझना होगा, जब तो आपको वो ड्रामा प्रॉपरली समझ में आएगा। अन्यथा और एल्स दिस ड्रामा वुडंट बी एनी यूज़ ऑफ यू। अगर आप इसको प्रॉपरली नहीं समझते तो आपको एक कैरेक्टर की माइंड सेट से, कि कैरेक्टर एक्टिंग कर रहा होगा स्टेज पे तो क्या कर रहा होगा। इसके लिए ये ड्रामा इंडिया में बहुत फेमस है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी कई बार प्ले हुआ है। आप चाहे तो यूट्यूब से इस ड्रामा को देख भी सकते हैं। ये ड्रामा इफ़ आई एम राइट शबाना आज़मी ने एक बार प्ले किया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, खैर देख लीजिएगा। तो ब्रोकन इमेजेस का प्ले भी आपको मिल जाएगा, तो आप पढ़ने के साथ साथ उसको देख भी ले, तो आप कहते हैं कि देखी हुई चीज़ें देखो ज़्यादा याद रहती है। पिक्चर्स यू रिमेंबर मोर देन द टेक्स्ट, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, तो ड्रामा क्या होता है, कोई प्ले होता है, ओपरा होता है, माइम यानी जिसमें आवाज़ नहीं होती, बस एक्टिंग होती है, और बैले यानी डांसिंग ड्रामा होता है। ठीक है, इनको परफॉर्म किया जाता है कहाँ, थिएटर पर, या फिर रेडियो या टेलीविज़न पे भी प्ले हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है ड्रामा। तो ड्रामा टर्म्स कहाँ से आती है, ग्रीक वर्ड से आती है, जिसका मतलब होता है एक्शन। ठीक है, तो ड्रामा ग्रीक वर्ड है एक, उससे आता है एक्शन। एक्शन यानी कुछ करना, क्रिया करना। तो ड्रामा क्या होता है, इसलिए तो प्ले कहा जाता है ड्रामा को, स्टेज पे कुछ एक्टिंग करना, ये होता है। और विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द आई डू, क्लासिकल ग्रीक। तो ड्राओ वर्ड से आया ये। ड्राओ वर्ड का मतलब होता है आई डू, मतलब आप एक्ट कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, तो ड्रामा मतलब यू आर एक्टिंग। ठीक है, अब ऑथर की बात कर लेते हैं। गिरीश कर्नाड ने ये लिखा है। तो गिरीश कर्नाड इज़ अ कंटेम्प्रेरी राइटर, मतलब तत्कालीन लेखक है, प्ले राइट, ड्रामा के लेखक है। प्ले राइट, यहाँ पे प्ले राइट का मतलब होता है जो ड्रामास लिखते हैं। एक्टर है और मूवी डायरेक्टर भी है। इज़ ए रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री, 1974 में उनको पद्मश्री मिला, 1992 में पद्म भूषण मिला, और जनपित अवार्ड मिला 1998 में। ही राइट्स इन बोथ कन्नड़ एंड इंग्लिश, वो कन्नड़ और इंग्लिश दोनों में लिखते हैं। हिज प्लेज जनरली यूज हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी। अब ये बात जो आपको है ध्यान में रखनी है, ये देखिए जो हिस्ट्री और माइथोलॉजी वाली बात आई है, क्या ध्यान में रखनी है कि ये अपनी नॉवल, इनके अब पूछा जाए कि गिरीश कर्नाड की प्लेज का यानी ड्रामास की स्पेशलिटी क्या होती है, तो एक लाइन में आंसर सीधा सीधा ये हो गया कि अपने ड्रामास में हिस्ट्री और माइथोलॉजी यानी इतिहास और माइथोलॉजी क्या होती है, देखो आपको समझाता हूँ। आपने पढ़ी पंचतंत्र की कहानियाँ, क्या सही में हमें पता है कोई विक्रम या वेताल था क्या हमें सही में पता है कोई जिन थे क्या,
क्या हमें सही में पता है कोई राक्षस जो धरती में समाये रहते थे और बच्चे उनके पास जाते और वो निकलते थे, ऐसे थे क्या जो पंचतंत्र की कहानियाँ? तो ये कहलाई जाती है माइथोलॉजी, जो एंटरटेनमेंट के लिए पुराने हिस्ट्री को जोड़ के, पुरानी हिस्ट्री को इमेजिनेशन से जोड़ के बनाई जाती है, मतलब मिथक जिनको कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। और मिथक के एग्जाम्पल जैसे कहानियाँ चलती कि ये राक्षस आ जाएगा, ये भूत घूमता है, ये सारी मिथक ही तो है। खैर वापस यहाँ आते कि वो अपनी हिस्ट्री, यानी वो हिस्ट्री का कुछ पार्ट और मिथक यूज़ किया करते हैं, माइथोलॉजी यूज़ किया करते हैं। क्यों? कंटेम्प्रेरी इशू, उनके समय में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है उनको दिखाने के लिए। इज़ आल्सो एक्टिव इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन सिनेमा, वो सिनेमा में भी एक्टिव है, सिर्फ ड्रामा तक लिमिटेड नहीं है। इनके फेमस प्लेस, ये भी आपको याद रखना, दो चीज़ें, एक तो इनकी राइटिंग की विशेषता क्या थी, व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ हिज राइटिंग, द यूज़ ऑफ हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी, और दूसरा है इनके फेमस प्लेस, एग्जाम्पल्स याद रखना है। ययाति भी आपको भी पता हो, अभी शायद मूवी और सीरीज़ बनी है, वेब सीरीज़, एक बार इसको भी चेकआउट कर सकते हैं आप, ययाति को भी। 1961 में लिखा, तुगलक 1965 में लिखा, ये भी काफ़ी फेमस है, और हयवदन 1970 में इन्होंने लिखा। खैर ये बात कर ली हमने ऑथर की, अब बात करते हैं हमारे प्ले में क्या है। आप इसको पढ़े उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसने नाम दिया है द ब्रोकन इमेजेस। ये आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन भी है कि भाई ब्रोकन इमेजेस क्यों दिया। देखिए एक्चुअल में प्ले की स्टोरी क्या है थोड़ी क्लियर कर दूँ, अभी आपको प्ले क्लियर हो जाएगा, बस आपको टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, इतना क्लियर कर देता हूँ। द मेन कैरेक्टर इज़ मंजुला नायक, ठीक है। मेन कैरेक्टर कौन है प्ले की? मंजुला नायक, ये सिंपल सी बात समझ लो। ये कौन होती है? एक कन्नड़ इंग्लिश राइटर होती है, यानी कन्नड़ में भी लिखती है, इंग्लिश में भी लिखती है। ये क्या कॉलेजेस में इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर होती है। अचानक से एक दिन क्या होता है भाई, इन्होंने लिख दी एक नावल, और वो नावल लिखी इन्होंने इंग्लिश में, हालांकि ये कन्नड़ बोलने वाली थी, लैंग्वेज इनकी नेटिव कन्नड़ थी, और इन्होंने लिख दी इंग्लिश में नावल, ठीक है। लिख दी भाई, फिर क्या हुआ, वो नावल ब्रिटिश पब्लिशर्स ने इनसे ख़रीद ली और इनको बहुत बड़ा साइनिंग अमाउंट दिया, तो वो नावल क्या हुआ, बहुत बड़े पब्लिशर द्वारा पब्लिश हो गई, छप गई बहुत बड़ी जगह से। तो क्या हुआ, वर्ल्ड बेस्ट सेलर बन गई, मतलब पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बिकी, बहुत दुनिया में फेमस हो गई। तो ये इनकी नावल फेमस हुई, तो ये भी काफ़ी फेमस हो गए। तो इसके चलते क्या हुआ, इनको फेम भी मिला, यानी प्रसिद्धि तो मिली, साथ में क्रिटिसाइजेशन भी मिला, यानी इनको क्रिटिसाइज़ भी किया गया, इन पे आलोचना भी की गई। आलोचना किस बात की भाई, कि आप एक कन्नड़ राइटर हो करके आपने इंग्लिश को चुना, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं था, आपको हिट होने से मतलब था, आपको अपने प्लेस से कोई मतलब नहीं था, आप मतलब बुक से आपको देखना था कि इंग्लिश ज़्यादा लोग बोलते दुनिया में, इसलिए आपने हिट होने के लिए इंग्लिश में लिखा, ये इन पर इल्ज़ाम लगा, ठीक है। तो ये उसी इल्ज़ाम का जवाब, ये देखो राइट इन इंग्लिश एक्चुअली, तो ये उसी इल्ज़ाम का जवाब, यानी उसी ब्लेम का आंसर देने की इस पूरे प्ले में शुरू में कोशिश करती है। ये है बाहरी सरफेस पे, यानी आउटर सरफेस पे जो प्ले कहना चाहता है। ऊपर से आपको तो प्ले यही दिखेगा, पर एक्चुअल में जब प्ले दो पार्ट में, और दो पार्ट में मैं पढ़ाऊँगा, ये तो बात होती है इन पे इंग्लिश के एक्यूजेशन की, पर जब एक्चुअल में लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं उनसे इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ब्लेम्स फ्रॉम द पीपल, पर जब इनकी खुद का मन, अंतर्मन, उसमें गलानी आ जाती है, यानी खुद के कॉन्शियस में गिल्ट आ जाती है, दोष भाव आ जाता है, तब इनके सामने आती है इनकी इमेजेस, यानी इनका खुद का चित्र, जो इन मतलब प्ले में होता क्या है, स्टोरी ये समझा दूँ कि जब ये इंटरव्यू दे के हटती है, तो ये इंटरव्यू देने गई होती है एक स्टूडियो में, उस स्टूडियो में क्या होता है, इनकी जो नावल है उस पर एक फ़िल्म बनी होती है, छोटी सी शॉर्ट फिल्म, वो प्ले होनी होती है। तो वो इंटरव्यू दे के हटती है, और ऐसे जो इन पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उनका जवाब दे के हटती है, और हटती जैसे ही जाने लगती है, पीछे टीवी स्टूडियो और में सब में एक माहौल क्रिएट हो जाता है, और एक टीवी स्क्रीन से आवाज़ आती है, रुको मंजुला, स्टॉप मंजुला। और वो मंजुला को रोकने वाली और कोई नहीं, मंजुला जैसी दिखने वाली उसकी खुद की इमेज होती है, खुद की इमेज। तो ये गिरीश जी ने एक सिंबल यूज़ किया है। सिंबल किस चीज़ का? उसकी खुद की इमेज, यानी खुद का हार्ट है, उसका खुद का कॉन्शियस है, यानी खुद का अंतर्मन, वो उससे सवाल पूछता है, और वो उससे सवाल जो पूछता है वो उसकी इनसिक्योरिटीज़, उसके छिपे हुए सीक्रेट्स जो आगे हैं, जो हमें पढ़ने मिलेंगे, जो उसकी नावल के बारे में है, जो उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, जो उसकी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में है, वो सब सामने आते हैं। और धीरे धीरे वो इमेज है, वो उसकी सारी कमियां मतलब उसको बताती जाती है, और वो मंजुला खुद को डिफेंड करती जाती है, और लास्ट तक हमें समझ में आ जाता है कि मंजुला का कैरेक्टर कैसा है, मंजुला में कितनी जो है कमियां छिपी हुई है, कितने जो फॉल्ट्स है वो हिडन है। जितनी वो दुनिया के सामने आउटर रूप से बनती है, उतनी इनर रूप से वो कमज़ोर है और टूट चुकी है, तो ब्रोकन है, इसलिए वर्ड निकल के आया ब्रोकन इमेजेस, ठीक है।
पहली बात तो ये। अब ये तो ड्रामा उस भाई गिरीश जी ने ऐसा लिखा क्यों? तो गिरीश जी ने ऐसा इसलिए लिखा कि हम सब दुनिया के सामने भले भले चंगे होते हैं, दुनिया को एक मुखौटा दिखाते हैं, पर एक मुखौटा, उस मुखौटे के अंदर आंतरिक चेहरा होता है, आर रियल फेसेस अंडर दैट मास्क, जो हम किसी को नहीं दिखाते। तो ये वही जो हमारा इनसिक्योर अंडर कॉन्फिडेंट चेहरा होता है वो सबके सामने लाने की कोशिश की और कहा है कि अपनी इनसिक्योरिटीज़ को फेस करोगे तो आप स्ट्रांग बनोगे। ठीक है, तो देखो अबाउट द प्ले कहता है, प्ले डील्स विद द मंजुला नायक। मंजुला नायक मेन कैरेक्टर है, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर है और राइट्स इन कन्नड़ राइटर है। अचानक से क्या होता है, शी राइट्स अ नॉवल इन इंग्लिश, अचानक से वो एक इंग्लिश में नावल लिखती है ताकि वो ग्लोबल ऑडियंस, ताकि दुनिया भर की ऑडियंस के लिए वो लिख सके, एंड फाइंड्स इंटरनेशनल अक्लेम फॉर द नॉवल, और अंतर्राष्ट्रीय रूप से उनको उसकी प्रसिद्धि और प्रशंसा मिलती है उस नावल को। द प्ले विगिन्स, तो ये प्ले कैसे शुरू होता है, व्हेन शी इंट्रोड्यूसेस अ न्यू इंग्लिश नावल फ्रॉम अ टीवी स्टूडियो। तो एक टीवी स्टूडियो में आई है अपनी इंग्लिश नावल की बात करने, प्रायर टू अ फिल्म ऑन इट्स टेलीकास्ट। और टीवी स्टूडियो में क्यों आई है, क्योंकि इसके बाद, इस नावल के इंटरव्यू के बाद उनका एक टेलीकास्ट होना है एक फ़िल्म का। कौन सी फ़िल्म का? जो इस नावल पे बनी है। आफ्टर द इंटरव्यू ऑन टीवी पर इंटरव्यू देने के बाद शी हैज़ हलूसिनेशन, उसको हलूसिनेशन होता है। हलूसिनेट होना मतलब आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देना जो वास्तव में नहीं होती। तो उसको अपने अंतर्मन, जब उसका जो कॉन्शियस अंतर्मन उसको कचोटता है, यानी उसको परेशान करता है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसके सामने आकर के खड़ा हो गया है। ठीक है, जैसे आपको ये हो सकता है कि जब सपने आते हैं, तो सपने क्या होते हैं, एक तरह से हलूसिनेशन तो होता है, रियलिटी नहीं होती, पर सपनों में आपको कई बार ऐसी चीज़ दिख जाती है जो आपको सोचने में मजबूर करती है। तो वैसी बात, बिकॉज ऑफ अ टॉर्चर्ड एंड गिल्टी कॉन्शियस, क्योंकि उसका जो कॉन्शियस है अंतर्मन, वो गिल्टी है, दोष भरा है और टॉर्चर्ड, और उसने उसको खूब दबाया तड़पाया है, इसलिए वो उसके सामने आके खड़ा हो गया। शी इज़ कन्फ्रंटेड बाय हर ओन इमेज, तो उसकी खुद की इमेज स्क्रीन पे आकर के उसके सामने होती है। एंड आस्क हर क्वेश्चंस ऑन द बिट्रेयल ऑफ हर ओन लैंग्वेज, उससे कुछ सवाल पूछती है, वही सवाल जिनके कारण वो बार बार दबी रहती है कि तुमने अपनी खुद की लैंग्वेज को क्यों छोड़ा, और आइडेंटिटी ऑफ द इशू ऑफ चूजिंग टू राइट इन इंग्लिश, और उसने क्यों अपनी आइडेंटिटी को कन्नड़ राइटर से इंग्लिश राइटर की चुना। एक्चुअली शी इज़ हॉन्टेड बाय हर कॉन्शियस ऑन द क्वेश्चन ऑफ बिट्रेइंग हर ओन लैंग्वेज, कि वास्तविक बात तो ये है कि वो जो उसका कॉन्शियस है, दोषी मन, वो उससे ये नहीं पूछा तुमने इंग्लिश क्यों चूज़ की, वो एक्चुअली में उससे पूछा तुमने कन्नड़ से, खुद की लैंग्वेज से धोखा क्यों किया, ताकि खाली तुम सक्सेसफुल हो जाओ इसलिए। और उसके अलावा भी उससे कई सवाल पूछती है जो हम आगे प्ले में पढ़ेंगे। द इमेज प्लेज द रोल ऑफ कन्फेसर, इमेज उसको कन्फेस करवाती है बातें। साइकोलॉजिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट होता है जैसे आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सुनता है और आपको राय देता है, वो बात करती है। यानी इंक्विजिटर, यानी इंक्वायरी करती है उसके अंतर्मन में जो बातें, और हमें लोगों को, जो रीडर्स है या जो ड्रामा देखने आई ऑडियंस है, उनके सामने ये बातें रखती है। दिस प्ले टू कैन बी लुक्ड फ्रॉम मल्टीपल लेवल्स, फोकस ऑन वैल्यूज़, फोकस ऑन द पर्सनल एकेडमिक एंड इशू ऑफ बाइलिंग्विज्म इन टुडेज वर्ल्ड। तो ये प्ले हर देखने वाले के लिए अलग अलग नज़रिया लेके आता है। ये कई वैल्यूज़ पे बात करता है, जो लैंग्वेज की वैल्यूज़ है, जो फैमिली की वैल्यूज़ है, आपको प्ले में आगे स्टोरी में पता चलेगी, स्पॉइल नहीं करूँगा मैं। और पर्सनल और एकेडमिक वैल्यूज़, आपकी पर्सनल वैल्यूज़ क्या होती है, एकेडमिक क्या होती है, दोनों अलग अलग कैसे होती है। और इशू ऑफ बाइलिंग्विज्म, और जो दो भाषा बोलने का इशू है आज के वर्ल्ड में। आज हम भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो हम भी बाइलिंग्विज्म से कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। तो ये जो दुनिया में इशू है, इन सब इश्यूज़ की बात करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्ले। तो प्ले है द ब्रोकन इमेजेस, रिटन बाय गिरीश कर्नाड। इस प्ले के शुरू में एक कोटेशन दिया है, एक कथन दिया है टी.एस. एलियट का। टी.एस. एलियट मॉडर्न टाइम्स के पोएट थे, बहुत बढ़िया। इनकी ये सबसे शायद अक्लेम्ड रचना है द वेस्ट लैंड, बहुत बड़ी पोएम है ये। इस पोएम का मतलब क्या है, द वेस्ट लैंड मतलब ऐसी जगह जो बंजर हो चुकी है, जो बर्बाद है। तो इन्होंने लिखी थी वर्ल्ड वॉर के बाद। किसके बाद? वर्ल्ड वॉर के बाद। वर्ल्ड वॉर के बाद क्या था, चारों तरफ लाशें ही लाशें, मौत ही मौत थी। तो वो ज़मीन जो खून से सन गई थी, वो बर्बाद हो चुकी है, मुर्दों का घर है, ऐसी ज़मीन की कल्पना इन्होंने इसमें की है। तो इसलिए वो कहते हैं फॉर यू ओनली नो, कि ताकि तुम कुछ जानो, अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, एक ढेर टूटे हुए चेहरों का, टूटे हुए इमेजेस का। वेयर द सन बीट्स, जहाँ सन डलता है, एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, और पेड़ सारे सूख चुके हैं और उनसे कोई छाया नहीं आती। मतलब इन्होंने इतनी बढ़िया इमेज यूज़ की है कि आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कितना भयंकर मंजर है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है और कुछ यादों के टुकड़े बिखरे हुए पड़े हैं, हिंदी में मैं ट्रांसलेट करूँ तो ऐसा इन्होंने यूज़ किया है। अब ये बात इसलिए कही है कि ब्रोकन इमेजेस टाइटल से इसको जोड़ने के लिए, और कुछ नहीं है इसका यूज़, ताकि आपको एक थीम क्रिएट हो जाए। अब देखिए पर्दा खुलता है, अब दिमाग में ये चलाना आपको कि प्ले आपकी आंखों के सामने प्ले हो रहा है। तो क्या होता है, पर्दा खुलता है। पर्दा खुलते स्टेज पे क्या सीन है, एक तरफ टीवी स्क्रीन्स लगी हुई है और चेयर्स लगी हुई है, सोफ़ास। तो ये क्या है, आपको ऐसा लगता है टेलीविज़न स्टूडियो के अंदर का सीन है।
ए बिग प्लाज्मा स्क्रीन हैंग्स ऑन वन साइड, एक तरफ बड़ी सी टीवी स्क्रीन लटक रही है, बिग इनफ फॉर ए क्लोजअप ऑन इट टू बी सीन क्लियरली बाय द ऑडियंस, इतनी बड़ी है कि इसको अगर कोई किसी का क्लोजअप दिखाएंगे तो पूरी ऑडियंस को दिख जाएगा। ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टेज, स्टेज में इमेजिन करते जाना है देखिए साथ साथ, और क्या एक साइड चेयर है एंड अ टिपिकली टेली टेबल स्ट्रॉन्ग, और एक जो टेलीविजन वालों की गोल टेबल होती है वो पड़ी है, वाइड एकदम चौड़ी, सेमी सर्कुलर, आधी चांद जैसी है वो, एट द बैक ऑफ द स्टेज, और स्टेज के बैक का भी सीन दिखाया गया एक साइड, आर सेवरल टेलीविजन सेट्स, कि छोटे छोटे बहुत सारे टीवी स्क्रीन है, जैसे न्यूज़ चैनल की स्टूडियोज में नहीं होता वैसे ही, विद द स्क्रीन ऑफ वेरिंग साइजेस, अलग अलग साइज़ की स्क्रीन के टीवी सेट है। अ स्मॉल रेड बल्ब ग्लोज अबव द टेबल, एक छोटा सा लाल बल्ब ग्लो कर रहा है टेबल के ऊपर, हाई इनफ नॉट टू अपीयर ऑन द टेलीविजन स्क्रीन, और काफ़ी इतना ऊंचा है कि वो टेलीविजन स्क्रीन पे नहीं आ रहा। ठीक है, तो टेलीविज़न स्टूडियो का सीन है, स्टूडियो खुलते ही क्या होता है, लाइट वाइट जल जाती है, टीवी स्क्रीन ऑन हो जाती है, इतने में हमारी हीरोइन जो मेन एक्ट्रेस है मंजुला नायक अंदर आती है। अब मंजुला नायक कैसी औरत है, मतलब दिखने में कैसी है हमारी जो एक्ट्रेस होगी, कि लगभग वो अपने मिड 30s की एक औरत है, मिड 30s 40s यानी 35 से 45 के बीच की एक औरत है। शी हैज़ अ कॉन्फिडेंट स्ट्राइड, एकदम कॉन्फिडेंटली चल करके आ रही है। शी इज़ वियरिंग ए लेपल माइक, तो एक माइक उन्होंने जो न्यूज़ चैनल वाला होता है पॉकेट माइक, जो अंदर से पीछे एक मशीनरी लगी होती है और आगे माइक लगा होता है, वो पहन रखा है। इट इज़ इमीडिएटली एविडेंट, उनके कॉन्फिडेंस को देख कर लगता है कि शी इज़ एट होम इन द ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियोज़, कि वो एकदम अनईजी फील नहीं कर रही है वहाँ स्टूडियो में। शी इज़ फीलिंग लाइक शी इज़ एट होम, यानी वो अपने घर पे मतलब एकदम आराम से है। शी लुक्स अराउंड, वो पूरे स्टूडियो को देखती है। प्ले शुरू हो चुका है, ठीक है। फिर प्ले शुरू होने के बाद मैंने कुछ पार्टियाँ स्किप कर दिया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद क्या होता है, वो आती है आराम से अपनी चेयर में बैठती है, स्टूडियो को ऑब्जर्व करती है और देखती है और कहती है कि दिस मस्ट बी गुड, कि इंटरव्यू गुड होने वाला है। शी इज़ फीलिंग कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल फील कर रही है। इतने में दूसरा कैरेक्टर आता है, पहला तो मंजुला था, दूसरा आता है हमारे अनाउंसर साहब, जो इस टीवी स्टूडियो के अनाउंसर है। वो मंजुला का इंट्रोडक्शन देता है कि शी इज़ मंजुला द फेमस कन्नड़ राइटर, जिन्होंने फेमस कन्नड़ और इंग्लिश राइटर, और जो इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर है, मतलब उनकी पूरी स्टोरी बताते हैं। वो लिटरेचर की प्रोफेसर है, वो इन कॉलेजेस में पढ़ाती है, यहाँ वो पढ़ी हुई है, इनकी फैमिली में ये लोग थे, इन्होंने ये नावल लिखी है और ये नावल को ब्रिटिश पब्लिशर्स ने पसंद कर लिया। इसके बाद ये नावल बहुत फेमस हो गई और आज हम इनका इंटरव्यू लेने वाले हैं और इनके नावल पे बनी हुई एक छोटी सी मूवी भी देखने वाले हैं। उसके बाद वो कहता है कि मंजुला जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, आपकी कुछ बात करना चाहूँगा नावल की। वो कहती है ठीक है। तो देन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द नावल। फिर ये आता है ये सिचुएशन, वो क्वेश्चन पूछता है, द फर्स्ट क्वेश्चन जो उनको कहता है कि भाई आपसे कुछ क्वेश्चन नावल के बारे में। तो वो कहता है द फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन है, यू हैव प्रोबेबली गेस्ड इट ऑलरेडी। ये क्वेश्चन आपने गैस ही कर लिया होगा, क्योंकि सब लोग आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सब लोग यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आफ्टर हैविंग रिटन इन कन्नड़ ऑल योर लाइफ, ये पूरी ज़िंदगी जब आपने कन्नड़ में लिखा है, कन्नड़ भाषा में, जो कन्नड़ भाषा होती है उसमें लिखा है, वाई डिड यू चूज़ सडनली टू राइट इन इंग्लिश, कि तुमने इंग्लिश में लिखने का फ़ैसला अचानक से क्यों लिया। डू यू सी योर सेल्फ एज कन्नड़ राइटर और इंग्लिश राइटर, क्या आप खुद को कन्नड़ राइटर समझती है, इंग्लिश राइटर। वॉट ऑडियंस डू यू राइट फॉर, किस ऑडियंस के लिए आप लिखना चाहती हैं, इंग्लिश वाली के लिए, कन्नड़ वाली के लिए जो आपकी होम ऑडियंस है। एंड वेरिएशंस ऑन दैट थीम, और इस थीम पे आप अपने विचार बताइए अलग अलग। ठीक है, तो मंजुला देखो रिप्लाई देती है, हंसती है, बिट्रे द आंसर इज सिंपल, कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। आंसर सिंपल है, इट वाज इफ़ देयर वाज बिट्रेल इट वाज नॉट अ मैटर ऑफ कॉन्शियस चॉइस, कि अगर मैंने धोखा दिया होता कन्नड़ वालों को, ये पढ़ सकते हैं आप, तो मैं जानबूझ के ये चीज़ नहीं करती, मेरी खुद की चॉइस है। आई रोट द नॉवल इन इंग्लिश बिकॉज इट बस्ट आउट इन द इंग्लिश, क्योंकि मेरे दिमाग में कॉन्शियसली ये भाषा, मेरे जो शब्द थे, वो कहानी थी, मेरे दिमाग में इंग्लिश में आई, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखी। इट सरप्राइज इवन मी, मेरे को खुद को भी सरप्राइज़ हुआ कि मैंने इंग्लिश में क्यों लिखी। आई कुडेंट अंडरस्टैंड वाई इट वॉज ऑल कमिंग आउट इन इंग्लिश, क्यों मेरे विचार इंग्लिश में ज़्यादा बढ़िया निकल रहे थे, बट इट डिड, पर मेरे निकले विचार, एंड दैट्स ऑल, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखी। देयर इज़ नो अदर एक्सप्लेनेशन, इसकी और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये मंजुला बोल रही है, सारी बातें अपने आप को क्लियर कर रही है। वॉट वेफल्स मी, जो मेरी चीज़ मेरे को ऐसे अचंभित करती है, कि लेट मी कन्फेस, सच बताता हूँ, हर्ट्स मी, और मेरे को हर्ट भी करती है। वाई आर इंटेलेक्चुअल, जो हमारे विद्वान लोग हैं, कांट ग्रैस्प दिस सिंपल फैक्ट, कि इस छोटी सी बात को क्यों नहीं समझते, कि जो मेरे दिमाग में आया मैंने लिख दिया इंग्लिश में। आई हैव बीन अक्यूज फॉर राइटिंग फॉर फॉरेन रीडर्स, कि मेरे पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि मैंने जानबूझ के विदेशी जो रीडर्स हैं उनके लिए लिखा है कन्नड़ को छोड़ करके।
अक्यूज्ड, इल्ज़ाम लगाना, एज दो आई हैड कमिटेड अ क्राइम, जैसे कि मैंने कोई अपराध कर दिया हो। अ राइटर सीक्स ऑडियंस वेयर शी और ही कैन फाइंड देम। तो एक राइटर को बेचारे को क्या चाहिए, एक लेखक को चाहिए जनता। देखो नेता लेखक और गायक तीनों को जनता चाहिए, सिंपल सी बात है। ये नहीं होगी तो उनके जो परफॉर्मेंस है बढ़िया नहीं होगी। तो ऐसे ही वो कहता है कि भाई एज ए राइटर मेरे को ऑडियंस चाहिए और जहाँ भी मेरे को मिलेगी उनके लिए मैं लिख सकती हूँ। माई ब्रिटिश पब्लिशर सेड टू मी, जो मेरा ब्रिटिश पब्लिशर यानी जो मेरी नॉवल जिसने पब्लिश की उसने कहा, वी लाइक योर बुक बिकॉज इट इज़ सो इंडियन, हमें आपकी बुक पसंद है क्योंकि इसमें इंडिया का इतना टच है, इंडिया की इतनी बातें हैं। वी रिसीव any number of manuscripts from India but they all written with the western readers in the view, कि हमारे पास हर साल कई सारी जो लिखी हुई चीज़ें आती है, पर सारी वो किस तरह लिखी होती है ताकि वो अंग्रेज़ लोग उनको पसंद करें। उनमें अंग्रेज़ी यानी वेस्टर्न लोगों के लिए, जो पश्चिमी देशों में लोग रहते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी होती है, अमेरिकन स्टाइल में। पर आपकी एकदम प्योर इंडियन स्टाइल है, आपने इंडिया के लिए ही लिखी है, इसलिए हमें ये पसंद आई है। योर नॉवल हैज़ द जेन्युइन इंडियन फील, कि आपके नॉवल में एकदम भारतीय टच है। तो ऐसा कह के मंजुला देखो खुद को यहाँ डिफेंड कर रही है कि भाई मेरी नॉवल में है तो पूरी भारतीय था, बस मैंने लैंग्वेज तो इंग्लिश यूज़ की है क्योंकि मेरे दिमाग में आई। बट वो लिसन्स हियर, अब मंजुला कहती है पर ये बातें किसको सुननी है। अ पंडित फॉर इंस्टेंस हैज स्टेटेड दैट नो इंडियन राइटर कैन एक्सप्रेस हरसेल्फ और हिमसेल्फ ऑनेस्टली इन इंग्लिश। मेरे को तो एक पंडित ने ये तक कह दिया, पंडित का मतलब पूजा पाठ वाला पंडित नहीं, लिटरेचर का पंडित यानी ज्ञानी, कि कोई भी जो है ना राइटर है जो इंडिया का, वो खुद को ईमानदारी से इंग्लिश में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। फॉर इंडियन राइटर्स इंग्लिश इज़ ए मीडियम ऑफ डिसऑनेस्टी, उनका कहने का मतलब अगर इंडियन राइटर्स इंग्लिश में लिखते हैं तो वो बेईमानी करते हैं। ऑफ कोर्स वन कुड आल्सो आस्क फॉर हाउ मैनी कन्नड़ राइटर्स आर ऑनेस्ट इन व्हाट दे हैव रिटन कन्नड़ा सॉरी। इस लाइन का मतलब यही देखो कि मैं भी ये सवाल पूछ सकती हूँ सामने से कि एक बात बताओ, जो कन्नड़ में लिखते हैं वो कितने ईमानदार अपनी राइटिंग के प्रति, क्या वो सही में ईमानदारी से लिखते हैं। बट इफ़ यू डिड दैट यू वुड बी इमीडिएटली कंडेम्ड एज ए ट्रेटर। पर आप अगर ये बात पूछते हो तो सीधा ही आपको जो देशद्रोही या भाषाद्रोही कह दिया जाएगा। यू कांट विन, आप इन लोगों से जीत नहीं सकते, ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ, द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल साहित्य अकेडमी, नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स। तो रिसेंटली क्या हुआ, जो सेंट्रल साहित्य अकेडमी है, एक सेकेंड ये देख सकते हैं आप, इसको पढ़ सकते हैं जूम करके, सेंट्रल साहित्य अकेडमी है, ठीक है, उस और नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर है, ठीक है, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, डिक्लेयर्ड दैट द इंडियंस हु राइट इन इंग्लिश डू सो इन ऑर्डर टू मेक मनी। उन्होंने तो सीधा कह दिया कि जो इंग्लिश में लिखते हैं ना इंडिया के लोग, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए लिखते हैं। दैट बाय राइटिंग इन कोर्स स्पोक इन इंग्लिश सॉरी दैट बाय राइटिंग इन इंग्लिश दे कन्फेस देयर कॉम्प्लिसिटी इन द ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट इकोनॉमी। तो क्योंकि वो इंग्लिश में लिख कर क्या करते हैं, पूरी दुनिया में अपनी नॉवल बेच सकते हैं। ही ऑफ कोर्स स्पोक इन इंग्लिश, पर देखिए कितनी बड़ी आयरनी है, उसने ये बात भी इंग्लिश में कही थी। जब वो खुद इंग्लिश में लिख रहा है, खुद इंग्लिश में बोल रहा है और हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो ये बात कहाँ तक सही होगी, ठीक है। बट माई रिस्पॉन्स टू द चार्ज दैट आई राइट इन इंग्लिश फॉर मनी वुड बी वाई नॉट, इजंट दैट अ गुड रीज़न। और चलो आपने मेरे ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया कि मैं पैसे के लिए इंग्लिश में लिखती हूँ, पर क्या ये काफ़ी नहीं है। वुड यू लाइक टू सी वॉट रॉयल्टीज आई अर्न इफ़ आई रोट इन कन्नड़ा। आप लोगों को क्या लगता है मैं कितना कमा लेती अगर मैं कन्नड़ में ये पोएम लिखती तो। पॉज, इतने में एक पॉज आ जाता है, ठीक है। येट द एक्यूजेशन hides her perhaps reveals grim anxiety as it clear from the dictum of the president of academy what is the issue is not creativity but money, ठीक है। तो जो ये एक्यूजेशन इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया, ये एक बहुत बड़ी चिंता व्यक्त करता है। क्या करता है कि जो प्रेसिडेंट के बोलने का तरीका है उसका मतलब ये कि क्रिएटिविटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उन्हें ये है कि एक इंडियन राइटर पैसा कमा रहा है, क्रिएटिविटी चाहे किस भाषा में निकले उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। What I received from my novel, the advance only, mind you, helped me resign my job and concentrate on writing. Of course, it is a cause for jealousy. Sorry, it is a cause for jealousy. Having struggled in the Canada, I can understand that a Kannada proverb says. तो देखिए उसने कहा कि जो सिर्फ एडवांस मिला है ना मेरे को, वो इतना ज़्यादा था इंग्लिश में लिखने के कारण ब्रिटिश पब्लिशर से कि मैंने अपनी जॉब क्विट की और अपनी राइटिंग पे पूरी टाइम से फोकस कर पा रही हूँ। अगर कन्नड़ में लिखती तो मेरे को कोई पैसे नहीं देता इतने। कन्नड़ प्रोवर्ब सेज, और वैसे ही कन्नड़ में कहावत है, रिस्पॉन्स इज़ गुड बट अ मीनिंगफुल रिस्पॉन्स इज़ बेटर, कि जवाब देना बढ़िया है पर सही जवाब देना सबसे बढ़िया है। मीनिंगफुल अर्थपूर्ण, तो मीनिंगफुल का मतलब उसने अर्थपूर्ण कहा। कन्नड़ वर्ड फॉर मीनिंग इज अर्थ विच आल्सो मीन्स मनी। तो अर्थ का एक और मतलब भी होता है मनी। एंड ऑफ कोर्स द फेम, पब्लिसिटी, ग्लैमर एंड पावर। और इसके साथ ही आपके पास आती है फेम, आती है पब्लिसिटी, आती है ग्लैमर, आती है और पावर आती है। इतने वो हंसती है अपनी बात करते करते। लेट मी लीव विद दैट, और मैं अपने आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ।
अब वो कहती है सेकंड क्वेश्चन एवरीवन आस्क्स इज अबाउट द बुक इटसेल्फ, थैंक गॉड हाउ कुड यू सीम सो स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव, was a long jump athlete in the college, though of course no Anju Bobby George, how could you so vividly recreate the inner life of a person confined to bed all her life. अब देखिए ये क्या हुआ ना, आप इसको इंग्लिश पे ध्यान मत दो और इसको भी ध्यान मत दो, इतनी सी बात मैं आपको बताऊंगा कि आपके दिमाग में बस जानी चाहिए। देखिए वो कहता है, दूसरा क्वेश्चन मेरे से पूछता है मेरे नावल के बारे में कि पहले तो इंग्लिश में क्यों लिखी, अब दूसरे नावल लिखी किस बारे में। तो एक्चुअली वो नावल क्या लिखती है, नावल लिखती है अपनी सिस्टर के ऊपर। रियलिटी में क्या होता है सुनिए, रियलिटी में वो अपनी सिस्टर पे लिखती है। सिस्टर की क्या प्रॉब्लम होती है कि सिस्टर उसकी चल नहीं सकती, वो व्हील चेयर या बेड में बैठी रहती है, उनकी कोई प्रॉब्लम होती है, फिजिकल प्रॉब्लम होती है। तो उससे ये सवाल पूछा जाता है कि भाई जब तुम खुद इतनी बढ़िया हो, हट्टी कट्टी हो दिखने में, एक्टिव थी हमेशा से, और कॉलेज में तो तुम लॉन्ग जंप की एथलीट भी थी, और तुम्हारे आसपास ऐसा कोई है क्या, क्योंकि तुमने इतनी बढ़िया तरीके से किसी इंसान जो ज़िंदगी भर अपने बेड पे ही लेटा है, जो चल नहीं सकता, उसकी प्रॉब्लम्स को इतनी अच्छी तरह से बताया। तुम खुद तो एक हेल्दी वुमन हो, बाहर घूमने फिरने वाली हो, तो तुम्हें किसी डिसेबल इंसान यानी जिसके शरीर में कोई डिसेबिलिटी है उसकी प्रॉब्लम्स कैसे पता है। वेल इट इज़ सेड दैट बट आई ओ दैट टू माई यंगर सिस्टर मालिनी। तो वो खुद ही बताती है राज कि देखिए कि ये दुख भरी बात है, पर ये जो एक्सपीरियंस है मेरी यंगर सिस्टर यानी मेरी छोटी बहन मालिनी का है। शी वॉज फिजिकली चैलेंज, उसको फिजिकली प्रॉब्लम थी। अब ये बात याद रखना, ये जो मालिनी की बात है ना आगे निकल के आएगी, उसकी इमेजेस सवाल पूछेगी जब कि तुमने अपनी सिस्टर मालिनी का यूज़ किया है, तुमने उसकी स्टोरी का यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया तुम आगे देखना। शी सफ़र्ड फ्रॉम वॉट इज़ टेक्निकली कॉल्ड मीनिंगो माइक्रो एथलीट, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वॉज परफेक्टली नॉर्मल। ठीक है, तो ये बीमारी का नाम है, और उसके जो निचला पार्ट था बॉडी का बिलो द वेस्ट, उसका नर्वस सिस्टम डैमेज था, वहाँ पे दिमाग का कोई आदेश नहीं जाता था, ऑर्डर, इसलिए वो काम नहीं करता था। अपर पार्ट उसका सही था। उसके ऑपरेशंस हुए उसके बर्थ के बाद, और उसके बाद उसकी ज़िंदगी भर मतलब लाइफ व्हीलचेयर में रह गई। 6 years ago माई पेरेंट्स डाइड, 6 साल पहले मेरे पेरेंट्स की मौत हुई। तो शी केम टू स्टे विद अस इन आवर हाउस इन जयानगर। तो पेरेंट्स की मौत के बाद वो सिस्टर मेरे साथ रहने आ गई इन आई नर्स्ड, मैंने उसकी देखभाल की। डरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स इट वॉज क्वाइट क्लियर शी डिडेंट हैव मच टाइम लेफ्ट। और कुछ लास्ट अपने पिछले महीनों में ये बात क्लियर थी कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। आई एम चाइल्डलेस एंड शी बिकेम माई चाइल्ड, इसलिए मेरे तो कोई बच्चा था नहीं और वो मेरे बच्चे की तरह बन गई, मैं उसकी देखभाल कर ली। एंड ट्रूली द बुक इज़ अबाउट हर, और ये जो मेरी बुक मैंने लिखी है उसके बारे में। आई हैव डेडिकेटेड इट टू हर मेमोरी, मैंने उसकी याद में ये बुक डेडिकेट की है। शी डाइड लास्ट ईयर जस्ट ए फ्यू मंथ्स बिफोर द बुक केम आउट, वो पिछले साल उसकी मृत्यु हो गई बुक आने के कुछ ही महीने पहले। आई हैव ट्राइड टू रिलीव वॉट आई लर्नड अबाउट हर इमोशनल लाइफ एज आई नर्स्ड हर, टेंडेड टू हर, वॉच्ड helplessly as she floated into death। तो मैंने वो दुख, वो दर्द दिखाने की कोशिश की है जो इमोशनली मैंने फ़ील किया जब मैंने उसकी देखभाल की, उसकी हेल्प की और उसको मरते हुए देखा। आई मिस सर, मैं उसको मिस करती हूँ। आई मिस माई ब्यूटीफुल जेंटल सिस्टर, कि मैं अपनी सुंदर अपनी प्यारी बहन को मिस करती हूँ। इतने में उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। शी इज़ द ओनली कैरेक्टर इन द नॉवल ड्रॉन फॉर लाइफ। पूरी नॉवल में वो एक ही कैरेक्टर जो असली लाइफ से लिया गया है। द अदर कैरेक्टर्स इन द प्लॉट आर इंटायरली फिक्शनल, बाकी सारी चीज़ें और कैरेक्टर है जो सारी मनगढ़ंत है, फिक्शनल है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आप पढ़ लेना। इसमें इतनी सी बात है कि क्या होता है उसके बाद मंजुला पॉज लेती है और सारा क्या होता है, इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है और वो बताती है कि ऐसे कई मोमेंट्स थे जब मैंने सोचा मैं नहीं लिख सकती इस बारे में, पर मेरे सिस्टर की याद ने क्या किया, मेरे को इनक्रेज किया रखा और मेरे को आगे बढ़ाए रखा और मैंने नॉवल कंप्लीट की। और थैंक यू प्रमोद, वो अपने हस्बैंड को भी थैंक यू बोलती है। वेल दैट्स इट, आई हैव कमिटेड द कार्डिनल सिन ऑफ राइटिंग इन नॉवल। और इतना वो कहती है चलो आखिरकार मैंने वो पाप पूरा कर ही लिया इंग्लिश में लिखने का, और हंसती है। ठीक है, देयर इज़ नो प्रायश्चित फॉर इट एब्सोल्यूशन, तो इसके लिए कोई प्रायश्चित भी नहीं है। ठीक है, अब वो कहती है कि चलो आखिरकार ये बढ़िया बात तो है कि हम जो फ़िल्म देखने वाले हैं अभी मेरे नॉवल पे वो कन्नड़ में है। दिस मेक्स मी वेरी हैप्पी, ये बात मेरे को बहुत खुश करती है कि कन्नड़ में, और मैं खुद कन्नड़ लैंग्वेज की राइटर हूँ, कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ परिवार में जन्मी हूँ, कन्नड़ भाषा बोलती हूँ। तो मेरी इस बात से खुशी है कि मेरी चीज़ को इंडिया में कन्नड़ में दिखाया जा रहा है। तो ये इंटरव्यू यहीं ख़त्म होता है और वो कहता है गुड नाइट। ठीक है, इतने में लाइट टर्न्स रेड, यानी इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। ऐसा दिखाया जाता है कि भाई कैमरा ने उसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दी है, वो अपना माइक निकाल करके फेंक देती है और लास्ट में वो बोलती है कि अच्छा है, चलो शुक्रिया, इंटरव्यू बढ़िया हुआ, मैंने फंबल तो नहीं किया। वो इंटरव्यू कहता नहीं, वो कहती है थैंक यू।
और मेरे को भी खुशी हुई इंटरव्यू देके, और कहता है कि मैंने आखिरकार आज खुल कर के जवाब दिए हैं। ये इनको शांत कर देगा जो मेरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं ना। यहाँ तक ये बात ख़त्म होती है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ कि उसने इंटरव्यू दे दिया और इंटरव्यूअर को कह दिया कि भाई ठीक है, बढ़िया इंटरव्यू हुआ और अब मैं चलती हूँ और तुम मूवी स्टार्ट करो। और वो स्टेज से जाने लगती है। तभी क्या होता है, स्टेज का सीन बदल जाता है, अंधेरा हो जाता है और एक आवाज़ आती है पीछे से, रुको मंजुला कहाँ जा रही हो। और ये आवाज़ होती है एक इमेज की, एक इमेज जो उसकी जैसे दिखती होती है और सामने बड़ी वाली टीवी स्क्रीन पे आती है। मंजुला फिर रुकती है और देखती है पीछे से साउंड कहाँ से आया। वो देखती है कि उसकी स्क्रीन है इमेज पे और उसको देखती जाती है। वो दोबारा अपनी आंखें झपका करके देखती है। उसको विश्वास नहीं होता कि इसके जैसे दिखने वाला कोई उसके सामने खड़ा है, और वो भी जीवित। और इसके आगे होगी वो सवाल और जवाब जो इमेजेस उससे पूछेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। अगर कहीं कन्फ्यूजन हुई तो डू नॉट बी हेजिटेंट टू कांटेक्ट मी, मेरे को कांटेक्ट कर लेना। कुछ डाउट है आज के चैप्टर के बारे में पूछ लेना, ग्रुप में डाल देना, सॉल्यूशन ग्रुप में मेरे पर्सनल कांटेक्ट पे मैसेज कर देना, ताकि तुम लोगों को कोई भी डाउट हो इस जो फर्स्ट पार्ट के बारे में मैं क्लियर कर दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट।